लखनऊ का निषादगंज इलाके का पेपर मिल कॉलोनी, मकान नंबर 33/6, जहां एक छोटे से कमरे में बैठी 23 साल की मधुमिता कागज पर कुछ लिख रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उठकर दरवाजा खोला और बोली, भैया आप अंदर आइए। फिर नौकर देसराज को चाय बनाने के लिए कह दिया। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद कमरे में 2 गोलियों की आवाज गूंजती है और जब तक लोग समझ पाते, मधुमिता खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। पहली नजर में ये एक आम हत्या लगती है। किसी को नहीं पता था कि पेपर मिल कॉलोनी के 2 कमरों के छोटे से मकान में हुई यह हत्या अगले कुछ ही घंटों में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक भूचाल मचाने वाली थी। अगले दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ऐसा सच सामने लाया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को हिला दिया। पता चला कि मधुमिता 7 महीने की गर्भवती थी और शक की सुई जिस आदमी पर जा रही थी वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि राज्य का एक बेहद ताकतवर मंत्री था। एक ऐसा नेता जिसकी उम्र मधुमिता से लगभग दोगुनी थी। और यहीं से शुरू होती है प्यार, सत्ता, साजिश से जुड़ी उस खौफनाक कहानी की परतें जिसने पूरे देश को चौंका दिया। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से सुनेंगे तो आपको यह रियलाइज होगा कि किस तरह राजनीति में अपराधों को छिपाने की कोशिश की जाती है। तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया पर क्राइम किस्सा। काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक जी के निवास में। ये लाइन याद रखिएगा क्योंकि आज के इस एपिसोड में ये लाइन आपको हर जगह फील होगी। आज क्राइम किस्सा के इस स्पेशल एपिसोड में जो कहानी मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वो एक ऐसे नेता की है जिसके बारे में कहा जाता था कि यूपी में सरकार किसी की भी हो, मंत्री तो ये रहेंगे ही। नाम था अमरमणि त्रिपाठी, 6 बार के विधायक और मायावती की सरकार में मंत्री। ये वो समय था जब अमरमणि त्रिपाठी राजनीति में नए नए उभरे थे और उनकी राजनीतिक पकड़ इतनी मजबूत होने लगी थी कि लोग कहने लगे थे कि मंत्री जी हमेशा मंत्री ही रहेंगे। वहीं कहानी का दूसरा किरदार है मधुमती शुक्ला का। वो बहुत कम उम्र में ही कवि सम्मेलन के आयोजनों की पहली पसंद बन गई थी। उनकी उम्र में अगर आपको बताऊं तो वो कम से कम 20 साल की रही होगी। उनकी कविताओं में उनके तीखे तेवर साफ झलकते थे और लोग इसी से काफी पसंद करते थे उन्हें। और उनकी कविताएं सुनने के लिए हजारों की भीड़ में लोग सामने खड़े होते थे। इसी फहरिस्त में आया वो साल जिसने उनकी जिंदगी को बदल दिया। 2000 में मधुमती शुक्ला को दिल्ली में एक कवि सम्मेलन के लिए इनवाइट किया जाता है। हजारों की भीड़ थी और उस भीड़ में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाहुबली के तौर पर पहचाने जाने वाले अमरमणि त्रिपाठी की मां सावित्री मणि त्रिपाठी भी शामिल हुई। सावित्री मणि को कविताओं का बहुत शौक था, बहुत प्रेम था उन्हें कविताओं से, तो वो प्रोग्राम में जाया करती थी। वो मधुमती शुक्ला की कविता से प्रभावित होती है। इसके बाद जब उनको पता चलता है कि मधुमती शुक्ला भी लखनऊ की है तो एक ही शहर के होने की वजह से प्रोग्राम खत्म होने के बाद सावित्री मणि अपनी 2 बेटियों के साथ खास तौर पर मधुमती शुक्ला से मिलने जाती है। और ऐसा होता ही है कि जब हमें कोई अपने शहर का आदमी बाहर दिखता है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। हमें लगता है कि हमारे फैमिली का मेंबर ही है, तो हम उनकी तारीफ कुछ ज़्यादा ही करते हैं। तो ऐसा ही हुआ। वो उनसे मिलने जाती है, पर्सनली मिलकर मधुमती की तारीफ करती है, उनका उत्साह बढ़ाती है और उनको कहती है कि वो लखनऊ आने के बाद उनसे जरूर मिले। मधुमिता, लखनऊ आना तो जरूर मिलना। जी सोचूंगी। वो उन्हें अपने घर आने का न्योता भी देती है। दूसरी तरफ मधुमती भी अमरमणि त्रिपाठी के राजनीतिक कद से काफी वाकिफ थी। इस कारण उसके लिए भी अमरमणि की मां से मिलना बड़े सम्मान की बात थी। इसीलिए जब उसकी मां ने उसको निमंत्रण दिया तो बहुत खुश होती है और उसको स्वीकार कर लेती है और वादा करती है कि जब वो लखनऊ वापस आएगी तो उनसे जरूर मिलने आएगी। अब वादे के हिसाब से जब मधुमिता वापस लखनऊ आती है तो अमरमणि के घर उनके मां से मिलने जाती है। दोनों की पहली मुलाकात काफी अच्छी रहती है। सावित्री मधुमिता की कविताओं से इतनी ज्यादा प्रभावित थी कि इन दोनों का एक दूसरे के घर आने जाने का सिलसिला लगातार चलने लगता है। इसी बीच मधुमिता अमरमणि त्रिपाठी से मिलती है। पहली मुलाकात में अमरमणि जो है वो मधुमिता से अपने चुनावी भाषण के लिए कुछ लाइन लिखने को कहते हैं। मधुमिता तुरंत कुछ लाइन लिखकर अमरमणि को दे देती है। इस तरह अमरमणि और मधुमिता शुक्ला के बीच बातचीत शुरू हो जाती है।
और धीरे धीरे दोनों लगातार एक दूसरे से मिलने लगते हैं। दुनिया की नज़रों में मधुमिता अमरमणि के लिए चुनावी भाषण लिखने का काम करती थी। ये सब कुछ कई महीनों तक चलता रहा। तब आता है साल 2003, तारीख 9 मई। लखनऊ के निषादगंज इलाके के पेपर मिल कॉलोनी का मकान नंबर 33/6। एक दिन मधुमिता अपने कमरे में बैठकर कुछ लिख रही थी। तभी अचानक से उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। मधुमिता जाकर दरवाजा खोलती है। दो लोग सामने खड़े होते हैं और वो खुलेपन से उनसे मिलती है, जैसे लगता है कि वो उन्हें पहले से जानती है। इसीलिए वह उन्हें लेकर अपने कमरे के अंदर आती है। फिर वह उनसे चाय के लिए पूछती है। तब अपने नौकर देसराज को चाय बनाने के लिए बोलती है। देसराज किचन में चला जाता है। तभी गोली की आवाज़ आती है। 2 गोलियां चलती है और जब देसराज किचन से बाहर आकर देखता है तो मधुमिता खून से लथपथ तड़प रही थी और जिस मेहमान के लिए वो चाय बनाने गया था वो तेजी से घर का दरवाजा बंद करके मोटरसाइकिल से भाग रहा होता है। देसराज दोनों को भागते हुए देखता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लोगों को बुलाता है कि कोई आकर उन लोगों को पकड़े, पर इसमें कोई कामयाबी मिलती नहीं है। इधर कुछ ही देर के बाद मधुमिता की भी जान चली जाती है। अब वो जो नौकर था उसने मधुमिता शुक्ला की जुड़वा बहन निधि शुक्ला को खबर दी और वह तुरंत वहां पहुंचती है। इस घटना की जानकारी लगभग 7 बजे के आसपास स्थानीय पुलिस स्टेशन में दी जाती है। हत्या की बात सुनते ही पुलिस वालों को लगता है कि यह हत्या लूटपाट के इरादे से की गई होगी, मगर जब कुछ आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि दरअसल घर में किसी भी तरह का कोई भी लूटपाट हुआ ही नहीं, बल्कि बिल्कुल नजदीक से मधुमिता को गोली मारी गई थी। मौके पर पुलिस के अलावा और भी कई आला अधिकारी पहुंचते हैं। मामले की जांच शुरू होती है। सबसे पहले जो स्थानीय पुलिस अधिकारी थे वो मधुमिता की कमरे की तलाशी लेते हैं, जहां उन्हें उनका मोबाइल फोन, कुछ डायरीज और कुछ सबूत जब्त करके जांच के लिए आगे भेज दिया जाता है। जब मधुमिता का शव अगले दिन पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है अस्पताल में, तो खबर आती है कि जिस अस्पताल में मधुमिता का पोस्टमार्टम हो रहा है वहां खुद अमरमणि त्रिपाठी अपने सहयोगियों के साथ आ जाते हैं और पोस्टमार्टम जब तक हो रहा होता है तब तक अमरमणि खुद ही अस्पताल में मौजूद होते हैं और हॉस्पिटल में नहीं, पोस्टमार्टम रूम में मौजूद होते हैं। अब कई सारे अटकलें लगाई जाती है कि अमरमणि के ऐसे करने के पीछे कई सारे वजह बताई जाती है, जैसे कि क्योंकि वो निजी तौर पर मधुमिता को जानता था या फिर अमरमणि की माँ उसको बहुत पसंद करती थी। इसके अलावा मधुमिता जो है वो अमरमणि के लिए काम करती थी, इसीलिए अमरमणि परिवार की हिम्मत बढ़ाने के लिए कोई घपला ना हो और जांच सही तरीके से हो, इसीलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही तरीके से बनाने के लिए वहां पर गए थे। पर अब यहीं पर बात खत्म नहीं हो रही। अब पोस्टमार्टम करवाने के बाद अमरमणि जो है वो खुद ही मधुमिता शुक्ला के शव को उसके आवास लखीमपुर खीरी के लिए रवाना कर देता है। लखनऊ के उस अस्पताल से मधुमिता शुक्ला का घर लगभग 140 किलोमीटर दूर था, जिसमें से 110 किलोमीटर का सफर अब तक पूरा हो चुका था और गांव में अंतिम संस्कार की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी थी। तभी लखनऊ के तत्कालीन एसएसपी अनिल अग्रवाल को गुप्त जानकारी मिलती है और वो तत्काल ही पुलिस की एक टीम भेजकर किसी भी कीमत पर मधुमिता शुक्ला के शव को वापस लखनऊ लाने का आदेश देते हैं। दरअसल हुआ यह था कि जब मधुमती शुक्ला की डायरी और मोबाइल की जांच हो रही थी तो शुरुआती जांच में पता चला कि मधुमिता ने अपनी डायरी में अपने गर्भवती होने की बात लिखी थी। इसके अलावा इस डायरी से यह भी पता चला कि मधुमिता और अमरमणि त्रिपाठी पिछले कई सालों से लगातार रिलेशनशिप में थे। इस पर एसएसपी अनिल अग्रवाल ने मधुमिता शुक्ला की बड़ी बहन निधि शुक्ला को कस्टडी में लिया, उससे पूछताछ की, बातों को कंफर्म किया। उन्होंने बताया कि अमरमणि त्रिपाठी और उसकी बड़ी बहन मधुमिता शुक्ला काफी समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है और यह तीसरी बार है जब मधुमिता प्रेग्नेंट हुई है। इससे पहले 2 बार अमरमणि त्रिपाठी ने मधुमिता शुक्ला का अबॉर्शन करवाया था। इसका भी जिक्र मधुमिता की डायरी में मिलता है। पुलिस अधिकारियों को यह बात समझ आने लगती है कि अमरमणि त्रिपाठी जो है वो मधुमिता के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी कोई हमदर्दी की वजह से नहीं कर रहा था, बल्कि अपने अपराध को छिपाने के लिए कर रहा था। इसीलिए एसएसपी जल्द से जल्द किसी भी हालात में सबको वापस लखनऊ लाने के लिए कहते हैं, ताकि इस बात को कंफर्म किया जा सके कि मधुमिता जो है वो सच में प्रेग्नेंट है या फिर नहीं, और अगर प्रेग्नेंट है तो उस बच्चे का पिता कौन है। तब एसएसपी के आदेश पर फिर से 110 किलोमीटर का सफर दोबारा तय किया जाता है। मधुमिता का जो शव है उसे बेहद ही गुपचुप तरीके से लखनऊ लाया जाता है।
शुरुआती जांच में ही पता चल जाता है कि मधुमिता 7 महीने की प्रेग्नेंट है, जबकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाई गई थी हॉस्पिटल में उसमें इसका जिक्र ही नहीं किया गया था। क्योंकि अब हम सब जानते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब बनाई जा रही थी तब अमरमणि त्रिपाठी वहां खुद खड़े थे, और क्योंकि वो बाहुबली नेता थे तो उन्होंने दबाव डालकर शुरुआत में ही इन बातों पर पर्दा डाल दिया होगा। अब एसएसपी अनिल अग्रवाल अपनी निगरानी में मधुमिता के गर्भ में पल रहे भ्रूण का डीएनए सैंपल कलेक्ट करवाते हैं, ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि इस बच्चे का पिता कौन है। और जैसे कि मधुमिता शुक्ला की डायरी में अमरमणि त्रिपाठी का जिक्र बच्चे के पिता के तौर पर किया गया था, इसीलिए पूरी कागजी कार्यवाही होने के बाद अमरमणि त्रिपाठी का भी डीएनए सैंपल लिया जाता है। कुछ दिनों के बाद डीएनए सैंपल का रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि सच में मधुमिता शुक्ला के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था उसका पिता और कोई नहीं बल्कि अमरमणि त्रिपाठी ही। इन सब के अलावा शुरुआत में ही मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला जो है वो पुलिस के सामने बयान देती है कि अमरमणि त्रिपाठी पर ही उनको शक है, उन्होंने ही उसकी बहन को मरवाया है, फिर एफआईआर दर्ज करवाने की मांग करती है। अब निधि की माने तो अमरमणि जो है वो मधुमिता से शादी का वादा कर चुके थे। इसके बाद उन्होंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और पहले 2 बार जब मधुमिता प्रेग्नेंट हुई थी तो उन्होंने ही मधुमिता का ऑपरेशन करवाया था। और इस बार जब ऑपरेशन करवाने से वो मना कर रही थी तो ये बात बाहर ना आ जाए कि एक नेता का अपने ही कार्यकर्ता या फिर काम करने वाली महिला के साथ संबंध है, इस बात को छिपाने के लिए उन्होंने मधुमिता की हत्या करवा दी। निधि शुक्ला के इस बयान के बाद भी शुरुआती दौर में अमरमणि त्रिपाठी या अमरमणि के परिवार को किसी भी आरोप में आरोपी नहीं बनाया जाता है और ना ही किसी का नाम एफआईआर में दर्ज कराया जाता है। मगर जब डीएनए रिपोर्ट आ जाती है तो इस मामले को क्राइम ब्रांच लखनऊ को भेजा जाता है। लखनऊ क्राइम ब्रांच के तत्कालीन एसपी राजेश पांडे इस केस को पूरी ईमानदारी से जांच करते हैं और पता है इस ईमानदारी का नतीजा क्या होता है, तत्काल ही उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपको बता दूं उस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती थी और अमरमणि त्रिपाठी तब मायावती सरकार में मंत्री भी हुआ करते थे। तो मायावती पर यह आरोप लगने लगते हैं कि वो अमरमणि त्रिपाठी को बचाने के लिए अधिकारियों का ट्रांसफर करवा रही है। इसके अलावा लगातार सीबीआई से इस मामले की जांच की मांग होती रहती है, मगर मायावती इस मामले को सीबीआई तक नहीं भेजती। पर कुछ समय के बाद इस मामले की जांच सीआईडी को दी जाती है। मामला हाथ में लेने के बाद सीआईडी अधिकारी इस मामले की जांच शुरू करते हैं, मगर यहां भी कुछ अजीब घटनाएं देखने को मिलती हैं। दरअसल जब सीआईडी के 2 अधिकारी पूरी मेहनत से इस केस की जांच करने लगते हैं और एक दिन अमरमणि त्रिपाठी के घर उससे पूछताछ करने के लिए पहुंच जाते हैं तो उन दोनों अधिकारियों को ही मायावती की सरकार द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है। अब यह खुले तौर पर सामने आ गया था कि मायावती अमरमणि त्रिपाठी को बचाने की कोशिश कर रही है। अंत में मायावती ने अमरमणि त्रिपाठी को मंत्रिमंडल से तो निकाल दिया, मगर अभी भी उसके खिलाफ जांच में किसी भी तरह की तेजी नहीं देखी जा रही है। इस बीच बहन को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही निधि शुक्ला मामले के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मिलती है और उनसे इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश करती है। कथित तौर पर पीएमओ के दबाव आने के बाद मायावती इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने के लिए तैयार हो जाती है और 17 मई 2003 को आखिरकार इस मामले को सीबीआई के हवाले कर दिया जाता है। अब जो जांच में पता चलता है वो हैरान करने वाला था। दरअसल इस हत्या में केवल अमरमणि त्रिपाठी का ही रोल नहीं था, बल्कि सीबीआई जांच में सामने आता है कि पहले तो अमरमणि त्रिपाठी और मधुमती शुक्ला की मुलाकात काम के सिलसिले में होती है, मगर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और शादीशुदा और बच्चे के पिता होने के बाद भी अमरमणि त्रिपाठी अपने से आधी उम्र की मधुमती शुक्ला से शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब पहले 2 बार मधुमिता प्रेग्नेंट हुई तो अमरमणि के कहने पर वो अबॉर्शन करवा लेती है, मगर तीसरी बार अबॉर्शन करवाने से वो इनकार करती है और अमरमणि से शादी करने का दबाव डालती है। इधर इस बात की भनक अमरमणि की पत्नी मधुमती त्रिपाठी को भी लग जाती है कि अमरमणि का चक्कर मधुमती शुक्ला के साथ चल रहा है। इस बात को लेकर मधुमती त्रिपाठी और अमरमणि त्रिपाठी के बीच काफी लड़ाइयाँ होती हैं। अब मैं पहले ही आपको बता दूं कि मधुमिता और मधुमणि 2 अलग अलग कैरेक्टर हैं। मधुमणि जो है वो अमरमणि की पत्नी थी और मधुमिता वो है
जिससे अमरमणि प्यार करते थे या फिर जिसकी हत्या हुई है। मगर अमरमणि अपने पत्नी के इन आरोपों को सिरे से नकार देते हैं और कहते हैं कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं। फिर भी मधुमणि को यह यकीन नहीं होता है। एक दिन मौके पर पहुंचकर मधुमणि रंगे हाथ अमरमणि को पकड़ लेती है। कथित तौर पर रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद सारी सच्चाई अमरमणि अपनी पत्नी को बता देते हैं। यहाँ पर मधुमणि कहती है कि अगर मधुमिता शुक्ला को रास्ते से हटा दिया जाए तो पूरी समस्या खत्म नहीं हो जाएगी। इसी के बाद मधुमिता के मर्डर की प्लान करने के लिए अमरमणि की पत्नी यानी कि मधुमिता त्रिपाठी मार्च 2003 में रोहित से मिलती है। रोहित मधुमिता को खत्म करने का काम संतोष राय नाम के एक आदमी को देता है। इस सिलसिले में संतोष राय, रोहित चतुर्वेदी और मधुमणि की मुलाकात लगातार होती रहती है। एक मीटिंग में मधुमणि कहती है कि इस काम में जितना पैसा लगेगा वो देने को तैयार है, बस ये काम पूरी सफाई के साथ होना चाहिए। इसी के बाद पूरी प्लानिंग के बाद फाइनली 9 मई 2003 को संतोष राय अपने एक साथी के साथ, प्रकाश पांडे के साथ मधुमिता के घर जाता है। पहले थोड़ी देर बात करने के बाद सीधे मधुमिता को गोली मारकर वहां से भाग जाता है। इस पूरे खुलासे के बाद 23 सितंबर 2003 को अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं इस मामले में संतोष राय, सत्य प्रकाश पांडे, रोहित चतुर्वेदी और मधुमिता त्रिपाठी तथा यज्ञ नारायण दीक्षित नाम के व्यक्ति को भी कत्ल के आरोपी बनाया जाता है। अमरमणि को गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, मगर कुछ ही हफ्तों के बाद हाई कोर्ट से बेल भी मिल जाती है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में जांच के दौरान पावर और पैसे का इस्तेमाल इतना ज्यादा होता है कि एक के बाद एक अहम गवाह जो है वो मुकरने लगते हैं। इसके अलावा केस को नया मोड़ देने की भी कोशिश की जाती है। अमरमणि त्रिपाठी के पक्ष की ओर से फर्जी सबूत बनाए जाते हैं। यह दावा किया जाता है कि मधुमिता शुक्ला 2002 में ही IIT कानपुर के एक छात्र के साथ शादी कर चुकी थी, मगर आगे चलकर यह दावा भी झूठा साबित होता है। अमरमणि की तरफ से यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि मधुमिता शुक्ला किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी। इसके लिए BSNL के अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी CDR बनवाया जाता है और उसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाता है, मगर आगे चलकर यह भी फर्जी साबित होता है। पर अब भी अमरमणि त्रिपाठी पर आंच नहीं आती है, वो आजाद घूम रहा होता है। इसके बाद मधुमिता शुक्ला की बड़ी बहन निधि शुक्ला केस को उत्तर प्रदेश के बाहर ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है और इस पूरे मामले को उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद अमरमणि त्रिपाठी की जमानत रद्द कर दी जाती है। फाइनली उत्तराखंड में इस मामले की सुनवाई शुरू होती है और अमरमणि त्रिपाठी पर लगाए गए सभी आरोप सही साबित होते हैं। इसकी वजह से 24 अक्टूबर 2007 को इस मामले में अमरमणि त्रिपाठी, उसकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी समेत कुल 6 लोगों को दोषी करार दिया जाता है और सभी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। मगर 2012 में इन सभी को उत्तराखंड जेल से वापस गोरखपुर सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ कमाल की बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में वापस आते ही अमरमणि त्रिपाठी कुछ ही समय तक जेल में रहता है। उसके बाद बीमारी को आधार बनाकर खुद को BRD मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर करवा लेता है। मधुमणि त्रिपाठी भी बीमारी को आधार बनाकर इसी BRD मेडिकल कॉलेज में VIP वार्ड में भर्ती हो जाती है। इसके कुछ समय के बाद 2013 में अखिलेश यादव की सरकार से अमरमणि त्रिपाठी और दूसरे आरोपी सरकार से जेल रिहाई करने का अनुरोध करते हैं, मगर अखिलेश यादव की सरकार इस मांग को नकार देती है। इस कारण अमरमणि त्रिपाठी कभी जेल तो कभी अस्पताल में रहता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि 2023 तक अमरमणि त्रिपाठी अस्पताल और जेल में लगातार रहता है, मगर 2023 के अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अच्छे व्यवहार को आधार बनाकर अमरमणि त्रिपाठी और उसकी पत्नी को आखिरकार जेल से रिहा कर दिया। अब आप सोचिए कि एक ऐसी सरकार जो सुशासन की बातें करती है, अपराधियों को जेल में डालने की बातें करती है, वो एक ऐसे आदमी को रिहाई देती है जो एक 20-23 साल की महिला की हत्या का आरोपी है, और भी किस आधार पर? अच्छे व्यवहार के आधार पर। और अब दोनों आज़ादी के साथ अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दूसरी ओर मधुमिता शुक्ला की बड़ी बहन निधि शुक्ला आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। अब ये कहानी यहाँ खत्म होती है, ये लड़ाई अभी भी चल रही है, पर सजा अभी भी किसी को नहीं मिली है। लोग अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं। ये कहानी हमें बताती है कि अगर आपके पास राजनीतिक रसूख हो तो आप अपराध करने के बाद भी बच सकते हैं। अब न्याय की लड़ाई तो चल ही रही है, पर एक लाइन याद आती है मुझे
कि न्याय में देरी न्याय ना मिलने के बराबर है। चलिए, अब कहानी यही खत्म होती है। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो बजरबट्टू दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ये कहानी जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।